नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर अपन आपकी बातचीत कर रहे थे दूसरे अध्याय से संबंधित। अपन ने थोड़ी बहुत बातचीत की थी और आज अपन आगे बात करेंगे। जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं आज। और अपन जिसको पढ़ेंगे वो नाम है मृदा। मृदा किसे कहते हैं? कल अपन ने जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर भूमि संरक्षण किस तरीके से किया जाना चाहिए, भूमि का उपयोग क्या है, ये सारी जानकारियाँ देखी थी। तो देखो, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। अब देखो मृदा क्या चीज होती है, तो मेरी बात सुनो। मृदा क्या होती है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। जैसे कि आपने 6 क्लास के अंदर परपट्टी पढ़ा था ना, कि भूमि के ऊपर जो पतली परत होती है उसको परपट्टी कहते हैं, और वही परपट्टी आपकी मृदा है। यानी पृथ्वी के ऊपर ऊपरी पृष्ठ के ऊपर दानेदार कण पाए जाते हैं। दानेदार कण का जो आवरण है, आवरण का मतलब है ढकाव, उसे क्या कहते हैं? आपकी मृदा कहते हैं। ये मिट्टी से निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है या करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, बीच में आपके भूस्खलन को दे दिया है, तो मैं थोड़ा इसको भी समझा देता हूँ आपको साथ साथ में। देखो, भूस्खलन भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात देखो, भूस्खलन होता क्या है? तो देखो, सामान्य रूप से शैल या फिर मलबा या फिर ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ नहीं करना, आपको ये पास में चित्र दिया और इस चित्र को यहाँ से देखना है। ये जो चीज हो रही है इस चित्र के अंदर क्या हो रहा है? अब आप मुझे ये मत कहना कि सर इसमें तो नदी बह रही है। नदी नहीं बह रही है, पास में पहाड़ी वाला क्षेत्र है और इस पहाड़ी वाले क्षेत्र से मलबा ढह करके नीचे ढलान वाले क्षेत्र में आ रहा है। यानी पहाड़ी वाले क्षेत्र का चाहे मलबा हो, चाहे कोई लावा पदार्थ अचानक से उसके अंदर निकल गया हो, या इस तरीके के कंकड़ पत्थर है, वो ढलान वाले क्षेत्र में, यानी उसकी क्या बोलते हैं, गिरिपाद। ये वाला जो क्षेत्र है ये गिरिपाद है, ये तो पहाड़ है। और यहाँ पे लोग निवास है, यानी इसको कहते हैं गिरी। गिरी का मतलब पर्वत, गिरिपाद। एक मिनट, यहाँ आपको शायद दिख नहीं हो रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं गिरिपाद। ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं गिरिपाद। यानी ढलान वाले क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं नहीं है, और जो पास में जस्ट समतल भूमि होती है वहां पे लोग रहते हैं, तो गिरिपाद में नुकसान होगा। तो वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। अब ये किसके कारण घटित होते हैं? पहली बात है भूकंप, दूसरा बात है बाढ़, तीसरी बात है ज्वालामुखी। अब भूस्खलन कब होगा? या तो भूकंप आएगा तब होगा, या फिर बाढ़ आएगी तब होगा, या फिर ज्वालामुखी की घटना होगी तब होगा। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, बिल्कुल सही बात है। आपने कई बार न्यूज के अंदर सुना होगा कि पहाड़ के पास से सड़क गुजर रही थी और सड़क के ऊपर अचानक से पत्थर गिर गए और पत्थर आ गए और वो सड़क जाम हो गई और भूस्खलन हो गया। तो लगातार अगर बारिश होती है तो पत्थर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो जुड़े हुए के बीच में अगर पानी घुसता है तो धीरे धीरे वो एक जगह से अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एवं मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय बनी हुई है। देखो, ये सबसे बड़ी समस्या है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी वाले क्षेत्र के अंदर या पहाड़ी वाले भूभाग में भूस्खलन मुख्य रूप से एक प्राकृतिक आपदा है, फैलने वाली प्राकृतिक आपदा है, जो बहुत सारी संपत्ति का नुकसान कर देती है। और एक ये चिंता का विषय है जो आपके चित्र के अंदर अच्छे से समझाया गया है, आप देख चुके होंगे। एक देखो, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, देखो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर एक जिला है किन्नौर। जिले के अंदर रेकांग पियो के निकट पंजी गांव है, ये कोई क्षेत्र है, उसके अंदर एक पंजी गांव है। और पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। तो मैं अभी आपको बता रहा था ना, भाई पहाड़ों के पास में बहुत सड़कें गुजरती है तो वो नष्ट हो जाती है। वह भूस्खलन पंजी
गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति हुई। क्षति का मतलब होता है हानि। ये जो क्षति शब्द है इसका मतलब होता है हानि। ठीक है ना, हानि। पणजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। उसके बाद देखो, न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने में शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं। तो ये चीज ध्यान रखें और उनका प्रबंधन कैसे करें। भूस्खलन को रोकने के उपाय कुछ है वो निम्न प्रकार यहाँ पे आपके नीचे दिए हुए हैं। तो देखो, अपन यहाँ पे इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसको लगा लेता हूँ आपके अंडरलाइन। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, और भूस्खलन को रोकने के कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। तो सबसे पहले, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को अंकित करना, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। यानी भूस्खलन प्रभाव वाले जो क्षेत्र है उनका एक मानचित्र तैयार होना चाहिए, वहां पे स्थान अंकित करने चाहिए, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, यानी अगर ऐसी कोई खतरनाक रेत या कंकड़ पत्थर ऊपर से गिरे और सड़क पे आ जाए, उसको रोकने के लिए एक बहुत मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी पेड़ पौधों को ज्यादा लगाना चाहिए ताकि जमीन आपस में बंधी रहे। ठीक है। उसके बाद में सतही अपवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यानी अपवाह क्षेत्र जो होते हैं जिसमें झरना या प्रवाहों के साथ साथ कुछ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं, वो चीजें भी यहाँ पे की जानी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूस्खलन के प्रभाव को रोकने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे कि आपके इस चित्र के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि दीवार बना देनी चाहिए। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक बहुत ही मजबूत दीवार है आपकी, ये देखो। ठीक है, प्रतिधारी दीवार। आगे देखो, अब मृदा परिच्छेदिका, ये क्या चीज है? ह्यूम्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अब ये जो मिट्टी होती है ना, इसके देखो प्रकार, देखो देखो मिट्टी की जो परत होती है इसमें देखो सबसे ऊपर कौन होता है? ह्यूम्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। उसके बाद में बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा। उसके बाद में अपक्षयती चट्टानी मृदा, और उसके बाद में जनक मृदा। ये मृदा के भाग है भाई, ये और ये। ठीक है। आगे क्या चीज दे रखी है इसको देखो। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। सबसे पहले तो इधर देखेंगे कि अपक्षय क्या है। तो देखो, अपक्षय की मतलब क्या है? अपक्षय से तात्पर्य क्या है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत छेदों का टूटना या क्षय होना आपका क्या है? अपक्षय है। यानी तापमान परिवर्तन, पहली बात तो भाई तापमान परिवर्तन होता है, या फिर तुषार क्रिया, या फिर पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा अनावृत मतलब जो शैलें हैं उनके टूट जाना या फिर उनका नष्ट हो जाना क्या कहलाता? अपक्षय कहलाता है। ठीक है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? बिल्कुल भाई, ये 1 सेंटीमीटर मृदा बनी है, इसको एक कई सैकड़ों वर्ष लगे, क्योंकि पहले हमारी पृथ्वी जो थी वो एक प्रकार से आग का गोला हुआ करती थी, और आग के गोले का जैसे ही विस्फोट हुआ फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर के यहाँ पे इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखना, इस 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कई साल लगते हैं। आगे देखो, मृदा क्या क्या चीज है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? सबसे पहले देखो, जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता निर्धारित करती है मृदा को। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करती है। उसके बाद में वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करता है। और उसके बाद में उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं।
और समय मृदा प्रतिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो सब अलग अलग है। देखो उच्चावच का क्या योगदान है मृदा में, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय है जो मृदा के जो परिच्छेदिका की जो मोटाई होती है उसको प्रभावित करती है। जलवायु और तापमान और वर्षा अक्षय और ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और रासायनिक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है ना भाई। वनस्पति किस तरीके से प्रभावित करती है, समय किस तरीके से प्रभावित करता है, ये सारे। नेक्स्ट देखो मृदा निर्माण के कारक। अब ये मृदा के निर्माण करने वाले कारक कौन है? तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है, ठीक है ना। जलवायविक कारक हैं। जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। देखो मृदा के निर्माण में कारक कौन है? सबसे पहले जनक कारण है शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक। उसके बाद में मृदा निर्माण के अन्य कारक की बात करें तो स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय प्रमुख इसके कारक है। और ये सभी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। उसके बाद में देखो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब पहली बात तो है कि मृदा का निम्नीकरण हुए की, तो देखो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। कौन कौन से? मृदा के लिए दो चीज सबसे बड़ी खतरेदार बनी हुई है। पहली तो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बाद में क्षीणता मृदा अपरदन। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे कौन से? पहला है मृदा अपरदन, दूसरा है क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। देखो क्षीणता क्या है और मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पर अगर चली जाती है हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से जा रही है? या तो हवा के माध्यम से जा रही है या फिर नदी के माध्यम से जा रही है। यानी नदी का पानी या वर्षा का पानी जो बह करके जाता है उसके द्वारा अगर एक जगह से मृदा उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। यही जहां से मृदा उड़ के गई है वहां पे कमजोर हो गई और जहां स्थापित हुई है वो भूमि थोड़ी मजबूत हो गई। फिर और हवा चली तो जहां पक्की हुई थी वहां से फिर उड़ा के आगे भेज दिया। तो ये होता है मृदा अपरदन। और इसी मृदा अपरदन से मिट्टी के अंदर क्षीणता आ जाती है। क्षीणता का मतलब है कमजोरी के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो रहा है। मृदाओं का निम्नीकरण से मतलब ही यही है कि मृदा का अपरदन हो रहा है। समझ लेना आप ये चीज कि मृदा अपरदन एक ही चीज है और निम्नीकरण एक ही चीज है। ध्यान रखना मृदा अपरदन और निम्नीकरण दोनों एक ही चीज है। और इसका मतलब होता है हवा के माध्यम से मिट्टी का एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चले जाना या तो निम्नीकरण कहलाता है या फिर आपका मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारकों की बात करें तो सबसे पहला है वनोन्मूलन, उसके बाद में अतिचारण, तीसरा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, उसके बाद में वर्षा दोहन, उसके बाद में भूस्खलन और बाढ़। सबसे पहले बात करें वनोन्मूलन। यानी वनोन्मूलन क्या होता है? वनोन्मूलन, वन का मतलब वन, उन्मूलन का मतलब जड़ से नष्ट कर देना। पेड़ पौधों को जड़ से नष्ट कर देना किसको बुलावा देता है? मृदा अपरदन को। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी है वो उनकी जड़ों में बंधी हुई रहेगी और उड़ के कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें अतिचारण की, तो अतिचारण का मतलब होता है आपकी क्या बोलते हैं उसको, पशु। अति का मतलब ज्यादा। मैं इसको यहाँ पे आपको समझाऊं। अतिचारण, अति का मतलब ज्यादा, चारण का मतलब पशु चराना, पशु चराना वो उधर, ठीक है ना। आप समझ लेना अतिचारण का मतलब होता है ज्यादा पशु चराना। दूसरे और तीसरे नंबर पे रासायनिक खाद, यानी रासायनिक उर्वरक का मतलब है भाई यूरिया आज की जितनी हल्दी खाद हुए बिंगो जितो ज्यादा उपयोग करो तो जमीन है वो आपने ज्यादा नष्ट हुई। उसके बाद में कीटनाशक मतलब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ये अपन जितना ज्यादा उपयोग लेंगे उतनी ज्यादा अपनी भूमि नष्ट होगी। उसके बाद में वर्षा दोहन, वर्षा दोहन का मतलब ये है कि जल ज्यादा बारिश होना। 4 नंबर पे क्या है? ज्यादा बारिश होगी तो मृदा का अपरदन होगा। और 5वें नंबर पे बात करें तो भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन आएगा तो भी भूमि है वो एक जगह से हट करके दूसरी जगह चली जाएगी, या फिर बाढ़ आएगी तो एक जगह से हट कर दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये प्रमुख आपके कारण है जो आपके मृदा अपरदन के लिए उपयोगी रहते हैं। उसका है मल्च बनाना। ये क्या चीज है इसको देखते हैं। पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव
पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ओके, अनावृत भूमि जैसे मृदा जैसे प्रवाल ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। उसके बाद में है वेदिका फॉर्म। ये तो आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा। वेदिका कृषि, ये वेदिका फॉर्म है, यानी ढलान वाले क्षेत्र में इस तरीके की रेखाएं बना करके कृषि कार्य किया जाना। उसके बाद में समोच्च जुताई। देखो अब इसके उपाय है, किसके उपाय है, इसके उपाय है, यानी मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार, यानी किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है मल्च बनाना, यानी पौधे के बीच अनावृत भूमि जैसे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। यानी यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है और इन दोनों के बीच की भूमि है, उसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपकी बन गई मृदा अपर्दन की, क्या बोलते हैं, मृदा संरक्षण हो गया। ठीक है ना, मृदा का इनका क्या हो गया, संरक्षण हो गया। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट आपकी है ये वेदिका फॉरम। वेदिका फॉरम भी एक प्रकार से संरक्षण है। कैसे है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इस चित्र को देखो आप, ये ढलान वाला क्षेत्र है और इसी ढलान वाले क्षेत्र पर अगर ऐसे ऐसे खेती करेंगे तो यहाँ पे बारिश आने पर इनका जो पानी इनकी जड़ों में आएगा और पौधों को नीचे गिरा देगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आड़ी कृषि की है। इन्होंने क्या की है, आड़ी कृषि की है, जिससे क्या हो, ये बारिश का पानी आएगा तो इनकी जड़ों में ठहर जाएगा और इनको इतना नुकसान नहीं, और ये पौधे जो है वो इस तरीके से खड़े रहेंगे। तो ढलान वाली क्षेत्रों में आड़ी ऐसी रेखाएं बनाकर या रेखाओं के रूप में जो कृषि कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं वेदिका कृषि। उसके बाद में देखो समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखो एक पहाड़ी वाले ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे ये समोच्च रेखीय जुताई है इस तरीके की, ये ठीक है। उसके बाद में रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखो इसमें सबसे अंतिम उपाय वो है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये इस तरीके से अगर अपन ने लगा रखे हैं तो रेत है वो इनकी जड़ों में बंधी रहेगी और उड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो ये होती है आपकी रक्षक मेखलाएं। आगे देखो समोच्च रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है। तो ये थे आपके मृदा संरक्षण से संबंधित कुछ उपकरण। अब ये आपके यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखो चट्टान बांध बनाना। देखो उसके बाद में मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, चट्टान या फिर बांध बना के कर सकते हैं। देखो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति से रोकते हैं। और बीज की फसल उगाना, वृक्षारोपण से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाया जा सकता है। तो ये थे प्रमुख आपके मृदा संरक्षण से संबंधित उपाय। अब देखो क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। अब अपन जिसकी बात करेंगे उसका नाम है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल। अब मुझे एक बताओ, संसाधन के अंदर अपन ने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन, एक तो होता है अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है नवीकरणीय संसाधन। अब मुझे बताओ नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होता है जिन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पृष्ठ भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए हमारी पृथ्वी है वो नीला ग्रह भी कहलाती है, ध्यान रखना। देखो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा और इसी कारण अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी सोच ले, साथ में समझ ले। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में
आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए थे और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो, आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग है वो उससे ढका हुआ है, महासागर है। लेकिन इन महासागरों के अंदर जो आपका जल पाया जाता है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अलवण है, ठीक है ना। अलवण जल केवल 2.7% है, यानी जो खारा नहीं है, जो हमारे उपयोग के लिए है, उस जल की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 2.7% है और इसके लगभग 70% भाग, इसका लगभग 70% भाग है, वो भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अब इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, ये जो आपका 2.7% अलवण जल है, अलवण जो जल है, इस अलवण जल के अंदर 70% जो भाग है वो अपना पाया जाता है हिमानी के रूप में, ठीक है ना, हिमानी के रूप में पाया जाता है, यानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो देख लो, इतना अपने उपयोगी जल है, उसमें से भी 70% जल है वो तो बर्फ में पड़ा है और अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह अब जो 1% पीछे जो जल रहा है वो कहाँ का है, देखो, भौम जल यानी भूमि के अंदर, उसके बाद में नदियों और झीलों में, और उसके बाद में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पड़ा है। अपन बात कर रहे हैं आपके 2.7% जल की, बाकी वाला तो पूरा समुद्र के अंदर पड़ा है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समुद्र खारे होते हैं, वो पानी अपन पी नहीं सकते। पीछे जो अपना 2.7% अलवण जल है, यानी अलवण का मतलब जो खारा नहीं है, मीठा है, उसमें से 70% जल है वो तो पड़ा है बर्फ के अंदर। पीछे जो कुल मिला के पीछे रहता है वो रहता है 1% जल, और 1% में से भी कुछ तो पड़ा है भूम जल यानी भूमि के अंदर, कुछ है नदियों के अंदर मजे से बह रहा है, कुछ है वो झीलों में पड़ा है, और कुछ है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल का मतलब भूमि के ऊपर कोई टाँकों में पड़ा होगा, कहीं आपके घर में टाँके बने हुए वहां पड़ा होगा, कहीं नदी नाला वो क्या बोलते हैं उसके अंदर नाडी में पड़ा होगा, कोई तालाब बने हुआ उसमें पड़ा होगा, और कुछ एक जो है वो आपका पड़ा है वायुमंडल के अंदर जल वाष्प के रूप में, जिससे हमारी वर्षा होती है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखो, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। ध्यान रखना, टप टप बूंद की पानी पड़ता है ना, और वो नल एक वर्ष के अंदर आपका लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। तो ध्यान रखें, कहीं पे भी इस तरीका का जल वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है तो उसको आपको सही करवाना होगा या किसी और को सूचित करके सही करवाना है। ठीक है, आगे देखो, इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। ध्यान रखें, ये अलवणीय जल जो है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वृषण और वहां की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। देखो, जल चक्र में आपको समझाऊंगा अलग से। जल चक्र कहते हैं, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई की में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांध के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग करता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। तो इसमें अपने को जल चक्र समझना है, लेकिन उससे पहले देखो, अपने यहाँ पे क्रियाकलाप देखा है, पढ़ा है, तो इसको छोड़ देता हूँ मैं आपको जल चक्र ही समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मान लो आपके बादल है, ठीक है, इन बादलों ने बारिश की, ठीक है, बारिश करने के बाद में जल आपका आ गया धरातल पे, ठीक है, धरातल पे वो नदियों में बहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य की गर्मी पड़ रही है, सूर्य की गर्मी से ये जल वाष्प बन करके वापस उड़ जाएगा, ऐसे वापस चला गया बादलों के अंदर। तो फिर वापस जैसे ही बादलों के अंदर इसका मात्रा मतलब जल की मात्रा ज्यादा होगी तो ये वापस धरातल पे आ गया, फिर वे वापस जल वाष्प बना और ये वापस बादलों में चला गया। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं आपका जल
चक्र। ठीक है ना, जल वाष्प के द्वारा जल का धरातल पे आना और फिर वापस जल वाष्प के माध्यम से बादलों में चले जाना, फिर बारिश होना, फिर ये इस तरीके की पूरी प्रक्रिया जो चलती है उसको बोलते हैं जल चक्र। आगे की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जल उपलब्धता की प्रमुख समस्याएं। उम्मीद करते हैं आगे की क्लास के अंदर शायद अपना अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।